दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म की कहानी है जिसे देखने के बाद सच में लोग डर से कांप उठे थे। ये फिल्म कुआलालंपुर के 3 सबसे डरावने घरों में से एक जगह पर शूट की गई थी। जब ये रिलीज हुई तो उसी साल की सबसे खौफनाक फिल्म मानी गई। और सबसे डराने वाली बात, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो अपने उस दोस्त को भी भेज दो जिसे भूत प्रेत वाली फिल्में देखने का शौक है, क्योंकि आज की कहानी उसके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है योशिन के घर से। उसकी पड़ोसन वेन भाभी कई सालों से एक अजीब गुड़िया की पूजा कर रही थीं। कहा जाता है कि वो गुड़िया एक बच्चे की आत्मा का प्रतीक थी। लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस आत्मा की पूजा की जा रही थी वही उन पर भारी पड़ गई। घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। डर के मारे उन्होंने एक साधु को बुलाया। साधु मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वेण भाभी का शरीर कांपने लगा। वो अजीब अजीब बातें करने लगी, कभी जोर से चीखती, कभी रोने लगती। आखिरकार साधु ने उन्हें एक कटोरा पवित्र जल पिलाया। उसके बाद वो शांत हो गईं। साधु ने कहा कि पूजा की गई आत्मा को विदा कर दिया गया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने सब पड़ोसियों को चेतावनी दी, कभी भी अजीब या गलत चीजों की पूजा मत करना। आत्माओं से वादा करो तो निभाना भी पड़ता है, अगर वादा तोड़ा तो वो पलटकर नुकसान करती हैं। ये बात सुनकर योशिन और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उनके घर में भी ऐसी ही एक गुड़िया रखी थी। दरअसल वो गुड़िया योशिन के उस छोटे भाई की याद में रखी गई थी जो पैदा होने से पहले ही दुनिया छोड़ गया था। योशिन के पास बचपन से एक प्यारी गुड़िया भी थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन जब वो घर लौटी तो वो गुड़िया गायब थी। उसी समय उसके पिता घर आए। उन्हें फिर से जुए में हार मिली थी। माँ ने बस 2 बातें कही ही थी कि वो गुस्से में चिल्लाने लगे। अचानक जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया और वो बिस्तर पर गिर पड़े। किसने धक्का दिया? तुमने दिया, मैंने नहीं। घर में झगड़ा शुरू हो गया। योशिन ये सब देखने की आदी हो चुकी थी। वो बस नहाकर अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। लेकिन उस रात डर खत्म होने वाला नहीं था। जब वो नहाकर बाथरूम से निकलने लगी, उसे शीशे में दिखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी है। वो डरकर पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई पानी के बड़े ड्रम में छिपा है। उसने हिम्मत करके ढक्कन खोला। पानी में दिख रहे प्रतिबिंब में वही लड़की छत से उलटी लटक रही थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने योशिन को पकड़कर पानी में धकेलने की कोशिश की। योशिन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागी। तभी पूरे भवन की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। अचानक किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो घबराकर पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डर से कांपती हुई वो घर की ओर भागी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, बिजली वापस आ गई और सारी अजीब घटनाएं जैसे गायब हो गईं। उधर वेन भाभी का परिवार उसी रात घर छोड़कर चला गया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। सिर्फ एक रात में कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों को ये बात पता चल गई। सब लोग योशिन से दूर रहने लगे। वहाँ की एक औरत जो हमेशा उसे तंग करती थी, अब और ज्यादा झर उगलने लगी। वो कहने लगी, इनके घर में मनहूसियत है, इसीलिए इनका भाई पैदा होने से पहले ही चला गया और पड़ोसन पर भी आत्मा का साया पड़ गया। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया, जो आत्मा वेन भाभी पर आई थी वो शायद योशिन के भाई की ही थी। ये सब सुनकर शांत स्वभाव वाली योशिन भी टूटने लगी। बस करो, क्या किसी की मुसीबत में नमक छिड़कना ही इंसानियत है? और जवाब आया, दूसरों के गिरने पर हंसना, यही तो इंसानों की आदत है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ये सब सिर्फ अफवाह थी या सच में कोई आत्मा लौट आई थी अपना हिसाब लेने? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो तैयार रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। फूलन जैसी बेशर्म हंसी के साथ जब हुआ दीदी योशिन को देख रही थी तो कमजोर स्वभाव की योशिन चुपचाप हार मान गई। शाम हुई। हर दिन की तरह वह सबसे आखिर में काम से निकली, लेकिन फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले ही उस पर किसी ने हमला कर दिया। वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह मालिक के दफ्तर में पड़ी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। बिना कुछ सोचे ही योशिन समझ गई कि उसके साथ गलत काम हुआ है और उसे शक था कि यह सब उसके मालिक ने किया है। जैसे ही वह दफ्तर से बाहर निकली, उसे मालिक वहीं मिल गया। उसके हाथ में योशिन का चश्मा था। वह उसे दोबारा अंदर आकर आराम करने के लिए कह रहा था, लेकिन योशिन एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने चश्मा लिया और तुरंत निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी खोई हुई गुड़िया मालिक की बेटी के हाथ में है। योशिन ने पूछा, मेरी चीज तुम्हारे पास कैसे आई? लड़की बोली, तुम्हारे बैग में मिली थी। इतनी छोटी उम्र में ही वह लड़की चोरी भी जानती थी और धमकी देना भी। उसने कहा, अगर तुमने गुड़िया मुझे नहीं दी तो मैं कल रात की बात सबको बता दूंगी। लेकिन योशिन नहीं डरी। उसने गुड़िया छीनी और बिना पीछे देखे चली गई। बस स्टॉप पर खड़ी होकर गुस्से और दुख से भरी योशिन अपनी गुड़िया से बातें करने लगी। उसने धीमे से कहा, तुम मेरी मदद करो, उस आदमी को सजा दो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक बड़ा ट्रक अचानक उसकी तरफ तेजी से आया। वह बाल बाल बची। घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गुड़िया जमीन पर गिर गई है। जब उसे होश आया तो उसकी माँ उसे खींच कर ले जा चुकी थी। उधर ट्रक
ट्रक का चालक भी डर गया था। उसकी गाड़ी बहुत पुरानी थी, वह उसकी ठीक से देखभाल नहीं करता था। हॉर्न छोड़कर बाकी सब चीजें खराब थीं। उसे नई गाड़ी लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अगले दिन जब योशिन काम पर गई तो मालिक की बेटी उसे घमंड से देख रही थी। योशिन समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। वह लड़की सारी बात हवा दीदी को बता चुकी थी, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। किसी को यह नहीं पता था कि योशिन के साथ जबरदस्ती हुई थी। हवा दीदी ने उल्टा अफवाह फैला दी कि योशिन तरक्की पाने के लिए मालिक के करीब जाना चाहती है। यह सुनकर योशिन बहुत गुस्सा हुई। उसने चेतावनी दी, अगर तुमने और झूठ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। लेकिन हवा दीदी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। योशिन को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपनी गुड़िया ढूंढना चाहती थी। तभी एक सुंदर और हंसमुख लड़का उसके सामने आया। उसके हाथ में वही खोई हुई गुड़िया थी। उस लड़के का नाम शेन शू था, वही ट्रक चालक जिसने पिछली रात लगभग उसे टक्कर मार दी थी, और वह उसका बचपन का स्कूल साथी भी था। कई सालों बाद दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन योशिन ने उससे अपने मन की कई बातें कह दी। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो डरावना अनुभव उसे हुआ था वह भी बताया। आम इंसान को उसकी बातें अजीब लगती, लेकिन शेन शू ने उस पर भरोसा किया। यह देखकर योशिन भावुक हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। घर में नई परेशानी खड़ी हो गई। पहले उसकी माँ की नौकरी चली गई, फिर मकान मालिक किराया मांगने लगा। माँ बेटी दोनों परेशान थीं। उधर उसका जुआ खेलने वाला पिता फिर से पैसे हार आया। उसे गुस्सा था कि उसकी बेटी हर समय गुड़िया के साथ रहती है और उससे बात नहीं करती। गुस्से में उसने गुड़िया उठाकर फेंक दी। योशिन चिल्लाई, इसे मत फेंको, यह बदला लेगी। पिता हंसते हुए बोला, कौन सा बदला? मैंने ऐसे 10 से भी ज्यादा टुकड़े करके फेंक दिए हैं, किस बात का बदला? फिर वह योशिन से पैसे मांगने लगा। जब उसने मना किया तो उसने अपनी ही बेटी का गला पकड़ लिया। वह उसका गला दबाकर बैंक का पासवर्ड पूछने लगा। तभी गुस्से से भरी उसकी माँ ने सालों से रखी गई उस आत्मा वाली गुड़िया उठाई और पति की तरफ फेंक दी। वह चिल्लाई, इस घर को अब किसी आत्मा की जरूरत नहीं, अगर मरना है तो सब साथ मरेंगे। लेकिन उसका जुआरी पति उसकी बातों को गंभीरता से लेने वाला नहीं था। वह आदमी बैंक का कार्ड लेकर घर से चला गया। उसी समय पास खड़ी योशिन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने देखा कि एक छोटी चुड़ैल उसके पिता की पीठ पर लटकी हुई है। उसी रात, जैसा कि होना ही था, उसका पिता फिर सारा पैसा हार गया। वह शराब पीकर अपना दुख भूलने की कोशिश कर रहा था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि कई डरावनी परछाइयां कमरे में घुस रही हैं। फिर वे सब उसके मुंह के अंदर चली गईं। दूसरी तरफ योशिन के सारे पैसे उसके पिता छीन चुके थे। अब किराया देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसने तय किया कि घर का एक खाली कमरा किराए पर दे दिया जाए। छपाई का खर्च बचाने के लिए उसने फैक्ट्री की मशीन से चोरी छिपे 10 पर्चे छाप लिए। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, वही छोटी चुड़ैल फिर उसके सामने आ गई। अचानक उसे देखकर योशिन डर के मारे भागी। चुड़ैल उसके पीछे पीछे आती रही। हालांकि उसका रूप डरावना था, लेकिन वह योशिन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, जैसे वह बताना चाहती हो कि उसने उसके बुरे पिता से बदला ले लिया है। लेकिन योशिन को कुछ पता नहीं था। वह बस अपनी जान बचाकर भागती रही। जब चुड़ैल पीछे आना बंद हुई, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। जब योशिन गली गली पर्चे चिपका रही थी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहला किराएदार उसका पुराना स्कूल साथी शेन शू होगा। उसका घर भले छोटा था, लेकिन अकेले रहने वाले शेन शू के लिए वह ठीक था। जब शेन शू घर देखने आया, तब उसकी मुलाकात योशिन की माँ से हुई। अजीब बात यह थी कि जो लड़का उनका किराया बांटने में मदद करना चाहता था, उसे देखकर भी योशिन की माँ खुश नहीं थी। उसका चेहरा ठंडा और सख्त था। लेकिन शेन शू ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसने उसी रात खुद खाना बनाया और माँ बेटी दोनों को खाने के लिए बुलाया। पर किसी कारण से योशिन की माँ ने एक कौर भी नहीं खाया और चुपचाप मेज छोड़कर चली गई। इसके बाद शेन शू गिटार लेकर छत पर चला गया। वह योशिन के साथ कपड़े सुखाने लगा। फिर भी योशिन का भूत देखने का सिलसिला नहीं रुका। इस बार उसने एक छोटे भूत को देखा जो लाल रोशनी में चमक रहा था। वह डरकर पीछे हटी और अचानक शेन शू से टकरा गई। उसकी मुस्कान देखकर योशिन को थोड़ी शांति महसूस हुई। शेन शू ने उसे एक राज बताया, अगर कभी बुरे भूत मिले तो उनसे ज्यादा मजबूत और निडर बनो। लेकिन कुछ दिन बाद योशिन को समझ आया कि दुनिया में सबसे डरावनी चीज भूत नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। फिर से हुआ दीदी ने उसे तंग किया। इस बार उसने योशिन के खाने में चुपके से सड़ा हुआ मांस डाल दिया। जब योशिन को उल्टी में खून आया तो उसने उसका वीडियो बना लिया। वह धमकी देने लगी कि वह यह वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी। बिस्तर पर पड़ी योशिन सोचती रही कि हुआ दीदी उसे बार बार क्यों सताती है। उसे अपनी खोई हुई गुड़िया बहुत याद आने लगी, क्योंकि वही उसकी बातें शांति से सुना करती थी। योशिन ने मन ही मन प्रार्थना की और हैरानी की बात, उसकी प्रार्थना जल्दी ही सच हो गई। उसी रात नशे में धुत हुआ दीदी जब घर लौट रही थी, तभी गुड़िया वाली चुड़ैल ने उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह कूड़े के मैदान में थी। उसके हाथ और मुंह सिले
निकले हुए थे। वह पूरी ताकत से दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। चुड़ैल ने हथौड़े से उसे मार डाला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि योशिन की माँ दूर खड़ी यह सब देख रही थी और बाद में उसने चुपके से हुआ दीदी की लाश नदी में फेंक दी। अगले दिन शेनशु घर में नहा रहा था। अचानक उसने देखा कि पानी में बहुत सारे कीड़े तैर रहे हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि पानी की टंकी में कुछ गड़बड़ है। वह अकेले ही छत पर गया और टंकी का ढक्कन खोला। अंदर देखकर वह सन्न रह गया। टंकी के अंदर योशिन के पिता की लाश पड़ी थी। योशिन की माँ ने कभी नहीं सोचा था कि गुस्से में कही गई उसकी बात सच हो जाएगी। और जब वह अपने पति की चीजें समेट रही थी, तभी एक और डरावना सच सामने आने वाला था। जब वह अपने पति की चीजें समेट रही थी, तभी उसे वह गुड़िया दिखाई दी जिसे उसके पति ने पहले फेंक दिया था। अब वही गुड़िया घर की अलमारी के अंदर रखी थी। उसे और भी बड़ा झटका तब लगा जब उसने गुड़िया का बोलने वाला बटन दबाया। उसके कानों में अपनी ही बेटी की आवाज गूंज उठी, जो बदला लेने की बात कह रही थी। योशिन जिस तान गुओवेई का नाम लेती थी, वह असल में उसका फैक्ट्री मालिक था। यह सुनकर माँ के अंदर पहले कभी न महसूस किया गया गुस्सा भर गया। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेगी। वह तुरंत फैक्ट्री पहुंची। उसने अपनी बेटी को, जो अभी तक वहां से नहीं गई थी, एक कमरे में बंद कर दिया। फिर फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। एक कुल्हाड़ी अपने पीछे छिपाकर वह मालिक के दफ्तर की ओर बढ़ी। उधर योशिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि उसकी माँ किसी बुरी आत्मा के वश में है। उसने तुरंत शेनशु को फोन करके मदद के लिए बुलाया, लेकिन तब तक उसकी माँ मालिक के दफ्तर में पहुंच चुकी थी। उसने एक बार में दरवाजे का ताला तोड़ दिया। फिर वह मालिक से जान की बाजी लगाकर लड़ने लगी। अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए उसने तय कर लिया था कि वह मालिक के साथ मरने तक लड़ेगी। लेकिन आखिर वह उम्र दराज थी। हाथ में कुल्हाड़ी होने के बावजूद वह मालिक का सामना नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मालिक वहां से जाने ही वाला था, तभी कोई पीछे से उसे भी बेहोश कर गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को सिलाई मशीन से बंधा हुआ पाया। जो योशिन पहले सबके सामने डरती और सहमी रहती थी, अब वही उसके सामने बिना किसी भाव के खड़ी थी। मालिक डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योशिन ने बेरहमी से सिलाई मशीन का पैडल दबाया। मालिक दर्द से चीखने लगा। जब वह असहनीय दर्द में तड़प रही थी, तभी योशिन ने एक लोहे की छड़ उठाई और उसके सिर पर पूरी ताकत से मार दी। जब शेनशु फैक्ट्री पहुंचा तो उसने केवल मालिक की लाश देखी और पानी के टैंक से योशिन की मां की मदद की आवाज सुनी। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक किसी ने उसे लात मारकर पानी में गिरा दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उस पर हमला करने वाली योशिन थी। ऐसा लग रहा था कि अब योशिन खुद भी किसी बुरी आत्मा के वश में है। वह अपनी माँ और दोस्त को भी नहीं छोड़ रही थी। संघर्ष के दौरान गलती से शेनशु ने पानी का ढक्कन बंद करने वाला बटन दबा दिया, जिससे वे दोनों अंदर फंस गए। अच्छी बात यह रही कि पुलिस समय पर पहुंच गई और दोनों को बचा लिया। लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान योशिन बार बार कहती रही कि उसने मालिक और शेनशु को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वह किसी आत्मा के बहकावे में थी। लेकिन पुलिस के पास जो सबूत थे, उनसे पता चला कि उसने केवल मालिक को ही नहीं, बल्कि हुआ जी और अपने सगे पिता को भी पहले ही मार दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि शेनशु नाम का कोई व्यक्ति असल में था ही नहीं। आखिरकार पुलिस ने योशिन को जेल भेज दिया। वह बार बार कहती रही, मैं लड़की हूँ, मुझे पुरुषों की जेल में क्यों लाया गया है। तभी उसे सच का एहसास हुआ। असल में वह एक लड़का था जो गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था। योशिन नाम की लड़की उसका कमजोर व्यक्तित्व था और शेनशु उसकी कल्पना का वह रूप था जो उसे बचाने आता था। जो लोग उसे परेशान करते थे, उन्हें सजा देने के लिए उसने एक बदला लेने वाली महिला आत्मा की कल्पना कर ली थी। इसी वजह से उसकी माँ ने जब हुआ जी की मौत देखी तो उसने कुछ नहीं कहा और लाश छिपाने में भी मदद की, क्योंकि असली कातिल उसकी अपनी संतान थी। सच जानने के बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। आखिर में उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली। अब उसे किसी और व्यक्तित्व की जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह मुक्त हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।